Hello students. Now in this video we are going to start our geography chapter 3, that is water resources. We will read this chapter and try to cover all concepts of this chapter in this video. So now let's start this video now. वाटर एक ऐसा फैक्ट है हमारी लाइफ का कि हमारी अर्थ जो कि 71% वाटर एरिया को कवर करती है। मीन्स हमारी अर्थ पर 71% एरिया वाटर से कवर्ड है। लैंड एरिया जो कि 29% ही आपका कवर होता है। वाटर की अवेलेबिलिटी 71% होने के कारण एक बिग एरिया जो कवर हो रहा है वाटर के रूप में, वो हमारी लाइफ का एक मेजर हिस्सा माना जाता है। ग्राफ हमें बताता है कि लैंड एरिया बहुत कम है, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है 71% फिगर्स में, बट 71% एरिया कवर होने के बावजूद भी इस 71% को इफ वी कंसिडर एज 100% वाटर, 97% वाटर इज इन ओशियन फॉर्म, समुद्री वाटर के रूप में ये मौजूद है। एंड यू नो द वाटर ऑफ ओशियन इज सलाइन, इट कांट बी यूज इन एवरीथिंग। इसको हम इजीली हर चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। 2% वाटर ऐसा है जो फ्रोजन फॉर्म में है, आइस फॉर्म के रूप में हमें देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो इफ वी कंसिडर द सेंसेक्स, अगर हम इस सेंसेक्स को कंसीडर करते हैं तो ओनली 1% वाटर इज लेफ्ट एज फ्रेश वाटर टू यूज। हमारी अर्थ पर 71% एरिया कवर होने के बावजूद भी केवल 1% वाटर ऐसा है जो कि हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज सेलाइन। अभी हमने आंकड़ों से देखा सेलाइन वाटर है, खारा पानी है। 2.5% फ्रेश वाटर है और 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज ऑक्यूर्ड एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। इसमें 70% वाटर ग्लेशियर्स के रूप में है, आइस शीट्स के रूप में फ्रोजन फॉर्म में मौजूद है। तो जब हम इन आंकड़ों को ऑब्जर्व करें तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया गेट्स 4% ऑफ टोटल ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। हमारे भारत में वर्ल्ड में जितनी बारिश होती है उसका 4% बारिश हमारे भारत में पाई जाती है, हो जाती है। लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4%। वर्ल्ड में टोटल जितना लैंड एरिया है उसका 2.4% लैंड एरिया हमारा भारत में कंसिडर होता है। इंडिया होल्ड 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और इस लैंड एरिया पर वर्ल्ड की 17% जनसंख्या सरवाइव करती है। अब जितनी जनसंख्या है वो अलग अलग वेजेस में यूज करती है वाटर को, जस्ट लाइक बहुत सारे फंक्शंस है नॉर्मली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्रिंकिंग हो गया, आपका वॉशिंग हो गया, कुकिंग, बाथिंग, गार्डनिंग, इरिगेशन एंड मोर फंक्शंस रेदर देन। इससे अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें वाटर का यूज होता है। वाटर जिसको हम एक रेन्यूएबल सोर्स मानते हैं, 1% ऑफ फ्रेश वाटर यूजेबल वाटर वी हैव रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एक वाटर साइकिल के थ्रू ये हमारी अर्थ पर कंसिडर होता है, पाया जाता है। ये वाटर साइकिल आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सो यू कैन नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइकिल वेरी वेल। अब वास्तव में क्या वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है? हम इसको रेन्यूएबल रिसोर्स मानते हैं, क्या वास्तविकता में ये रेन्यूएबल है? इसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वाटर हमारी अर्थ पर मौजूद है बहुत सारा पॉल्यूटेड वाटर फॉर्म में है, जिसको हम फ्रेश करने के लिए अगर यूज करेंगे टेक्नोलॉजी, एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी पड़ेगी। उस वाटर को हम रेन्यूड करेंगे, कैसे करेंगे? ये एक बिग टास्क माना जाता है। इफ वाटर इज रेन्यूएबल देन, फिर अगर हम बात करें वाटर की रेन्यूएबिलिटी की, हमारी अर्थ पर हमने कंसिडर किया कि वाटर रेन्यूएबल फॉर्म में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बार बार पानी की स्कैरसिटी की। वाटर स्कैरसिटी क्यों पाई जाती है? पानी की कमी क्यों पाई जाती है? क्यों ये बिग क्वेश्चन उठता है कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए और हमें वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर वाटर 71% फॉर्म में मौजूद है हमारी अर्थ पर, फिर ये बिग क्वेश्चन क्यों है कि पानी की कमी है, पानी को कंजर्व करो, वाटर मैनेजमेंट को रन करो। इसके लिए बहुत सारे रीजन हमारी अर्थ पर मौजूद हैं, जस्ट लाइक
इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है अलग अलग प्लेसेस पर, उनसे जो वेस्ट डिस्पोजल होता है ये वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है, जिससे जो वाटर हमारी अर्थ पर फ्रेश वाटर के रूप में मौजूद है वो पोल्यूटेड हो जाता है, उसकी कमी पाई जाती है। और हमने भी ऑब्जर्व किया फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना कम है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज भी एक मेन कारण है जो हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहा है। यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, रैपिड इंक्रीजमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, गांवों का शहरीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और एक वट इफेक्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में ड्रॉट कंडीशन के रूप में भी देखने को मिलता है। दीज ऑल आर द रीजंस दैट आर मेकिंग वाटर स्कैरसिटी इन आवर अर्थ। इंडिया, जिसको हम एक मॉनसून कंट्री के रूप में कंसिडर करते हैं, जहाँ पर मॉनसून एक अच्छी सिचुएशंस में पाया जाता है, स्टिल फेसिंग वाटर स्कैरसिटी। यहाँ पर भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाएगी। कारण वही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडेड इरिगेशन, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस। इसका मेन कहने का क्या है कि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते जा रहे हैं, उतना ही हम पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करते जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी अफेक्टेड करते जाते हैं। इंडिया में जितना रिवर्स का एरिया है, मावेश्वरम एक ऐसा एरिया है जो वेटेस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है, उसके बावजूद हमारे देश में बहुत सारी अवेलेबिलिटी वाटर के एरियाज की है, उसके बावजूद बहुत कमी है, वाटर स्कैरसिटी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। बहुत सारे रीज़न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग में, इफ़ यू ऑब्जर्व अवर इट। अगर हम अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें तो हमें ये सारे रीज़न जो हमने डिस्कस किए हैं आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अब वाटर को फिर कंजर्व करना भी तो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें एंश्योर हेल्थी लाइफ को एंश्योर करना है, फूड सिक्योरिटी निश्चित करनी है, कंटिन्यूएशन ऑफ अवर लिवलीहुड्स, हमें अपनी जीविका के साधन को भी कंटिन्यू रखना है, डिग्रेडेशन ऑफ अवर इकोसिस्टम, हमें अपने इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन को भी बनाना है, रोकना है, उसको नियंत्रित करना है। तो इन सब कारणों से हमें इसे कंजर्व करना ही पड़ेगा। अब क्यों है वाटर स्कैरसिटी इंडिया में? अगर हम मॉनसून कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, मॉनसून टाइप क्लाइमेट हमारे देश में ऑब्जर्व होता है, तो क्यों हमारे देश में ये वाटर स्कैरसिटी है? इसके लिए हम इस मैप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से अनइक्वल फॉर्म में पाया जाता है। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा वाटर है, किसी एरिया में वाटर की बहुत ज़्यादा लेकनेस है। क्यों? क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, हर एरियाज में अलग अलग एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा कारण है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इफ वी टॉक अबाउट द करंट लेटेस्ट सेंसेक्स, इंडिया इज ऑन टॉप पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन के एरिया के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से इंडिया टॉप पोजीशन में काउंट होता है पूरे वर्ल्ड में। जितनी तेज गति से वाटर की यूजनेस बढ़ती जा रही है, उतना ही इसको हम कमी के रूप में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी हमें अवेलेबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, बट फ्रेश वाटर अवेलेबल जितना फॉर्म में है वो उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एरिया के रूप में इंडिया को जाना जाता है, और जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन हो रहा है इंडिया का, लगातार व्यापारीकरण किया जा रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज की जा रही हैं, वाटर का यूज भी तो बढ़ता जा रहा है। उतना ही फॉर्मेशन हम वाटर की इंक्रीज करते जा रहे हैं, उतना ही फॉर्मेशन एग्रीकल्चर में यूटिलाइज हो रहा है वाटर का, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज डे बाय डे। ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी लगातार डिक्रीज हो रहा है। इससे अलग रीजन की बात करें, इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन, पिक्चर से भी आप देख सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण,
पिक्चर से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरह से पोल्यूटेड वाटर हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा अपने सराउंडिंग में। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं रिवर्स में, ओशियंस में, हर जगह पर। तो ये क्या है, ये पिक्चर हमें इंडिकेट करती है बैड सिचुएशंस ऑफ वाटर पॉपुलेशन इन इंडिया, वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया, सॉरी, वाटर पॉल्यूशन हमें बड़ी बिग सिचुएशंस में ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब यही कारण है कि हमें नीड तो पड़ेगी इसको कंजर्व करने की। इसके लिए हमें वाटर रिसोर्सेज को मैनेज भी करना पड़ेगा। पर कैसे? अब ये सिचुएशन आती है कि हम इसको कैसे करें? क्या वाटर कंजर्वेशन की जो फॉर्मेशन है वो आज की ही दी गई है? नहीं। अगर हम ऑब्जर्व करें अपनी हिस्ट्री में, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे स्टेप हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से ही उठाए लिए गए हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हमें बताते हैं कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नया सिस्टम नहीं है, इतिहास में भी इन सिस्टम को रन किया गया है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी भारत में मौजूद हैं। ड्यूरिंग द टाइम कनाल्स, डैम्स कंस्ट्रक्टेड, पुराने पुराने जो डैम्स हैं वो आज थोड़ी ना बने हैं, उनका कंस्ट्रक्शन प्रीवियस टाइम पीरियड में ही हो चुका था। अगर हम एंशियंट इंडिया के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही श्री श्री गब्रपुर वाज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज एग्जिस्टेड। ये गंगा रिवर पर बनाया गया हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही डेवलप किया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स लेक्स पर ऑल्सो बिल्ट। उसी टाइम पीरियड पर डैम्स बना दिए गए थे, लेक्स बना दी गई थी। इरिगेशन सिस्टम वाज फाउंड इन कलिंगा टाइम पीरियड ऑल्सो। कलिंग टाइम पीरियड, नागार्जुन, जुनाकोंडा, बेन्यूर एंड कोल्हापुर, ये सब इरिगेशन सिस्टम पहले ही डेवलप हो चुके थे। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वाज बिल्ट। 11th सेंचुरी में ही भोपाल लेक का निर्माण हो गया था। In the 14th century, Lathus constructed as a tank in हौस खास दिल्ली। दिल्ली का हौस खास सिस्टम भी 14th सेंचुरी में ही डेवलप हो चुका था। तो ये सब इसके रिकॉर्ड हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि वाटर को कंजर्व करने के लिए एक फॉर्मेशन पहले ही रखी जा चुकी थी इन सिस्टम्स के रूप में। ये पिक्चर्स हमें बताती हैं वाटर हार्वेस्टिंग इन एंशियंट इंडिया। वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम कैसे पुराने भारत में ही डेवलप हो चुका था। कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल वे इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन द मोस्ट ऑफ रिवर बेसिन्स। इसके बाद इसी सिस्टम को लगातार जो परंपरागत चला आ रहा था, मॉडर्न इंडिया में भी इसको कंटिन्यू किया गया, लगातार डैम्स आदि का निर्माण किया गया, जस्ट लाइक यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई गई हैं उन डैम्स की जो लगातार कंस्ट्रक्ट हुए हैं आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट कल्चर। इट बुल्ट ऑन कावेरी रिवर। ये जो पिक्चर आपको ऑब्जर्व हो रही है ग्रैंड एनिकट डैम की, ये आपकी कावेरी रिवर पर बिल्ट हो चुका था बाय द चोलास किंग। इसको कारिकाला के द्वारा, चोलास किंग के द्वारा 2nd सेंचुरी एडी में ही डेवलप कर दिया गया था। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेटर स्ट्रक्चर। ये पुराना वाटर रेगुलेटर स्ट्रक्चर माना जाता है और आज भी ये कंटिन्यूएशन यूज में है। ये आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पिक्चर देखने को मिल जाएगी। ये एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो कि 1st सेंचुरी बीसी में ही इलाहाबाद यूपी में कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था। तो ये रिकॉर्ड हमें सब क्या बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं कि किस तरह से ये डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया गया। तो ये पिक्चर्स हमें क्या बता रही हैं? वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को बताती हैं प्रीवियस एंशियंट इंडिया में। आपने सारी पिक्चर ऑब्जर्व की। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे की थिंग्स को। यहाँ पर आपने सब चीज अब तक ऑब्जर्व कर ली है, एक रिपीटेशन हो गया पिक्चर्स के थ्रू। अब हम बात करेंगे आने वाली इस अगली यूनिट की जो इस चैप्टर में कवर की गई है। ये फॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व कर ली है सब। नागार्जुनाकोंडा डैम की पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। भोपाल लेक इन मध्य प्रदेश, यू कैन ऑब्जर्व हियर, ब्यूटीफुल लोकेशन। ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स माना जाता है ये। मालवा किंग के द्वारा इसको बनाया गया था। यहाँ पर एक
कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डैम्स एज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। डैम्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनली बिल्ट to impound water and rain harvest that could use later in irrigate agriculture field। डैम्स जो होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के रूप में इनको यूटिलाइज किया गया है। ये वाटर को कंजर्व करने का भी काम करते हैं और फ्यूचर यूज के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए भी इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये केवल एक यूज के लिए यूटिलाइज नहीं हुए, बहुत सारे यूज के लिए इनको बनाया गया। इस कारण से हम इनको मल्टीपर्पज यूजेस प्रोजेक्ट्स के रूप में भी जानते हैं। वास्तव में अगर हम बात करें डैम होते क्या हैं, डैम एक बैरियर के रूप में यूज होते हैं। दीज आर द बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstruct डायरेक्ट द फ्लो। ये क्या करते हैं? वाटर के फ्लो को चेंज करने का काम करते हैं, रिजर्व करते हैं वाटर को, लेक्स को इम्पाउंडमेंट करते हैं और फ्यूचर यूज के लिए वाटर को सेव करने का भी काम करते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम डैम्स की करते हैं, डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रक्चर, इंडेंटिंग पर्पज एंड हाइट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल यूज के हिसाब से भी इनको डिवाइड किया जा सकता है। इनकी हाइट के हिसाब से भी हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी से इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। हौज खास दहली का यहाँ पर दिखाया गया है। वाटर टैंक है जो रॉयल वाटर टैंक के रूप में जाना जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनाया गया था महरौली में। ये पिक्चर आपको ऑब्जर्व करने को मिल जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर बिग क्वेश्चन आता है कि कैसे जो डैम्स हम बनाते हैं वो वाटर कंजर्व को मैनेज करते हैं। डैम्स ट्रेडिशनली बिल्ट हुए हैं, परंपरागत रूप से पुराने कल्चर में भी इनको बनाया गया है। तो ये कैसे हेल्पफुल होते हैं? मॉडर्न जो डैम्स है वो कौन कौन से फंक्शंस को रन आउट करते हैं? इरिगेशन फैसिलिटीज को रन आउट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ये रन आउट करते हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है, फ्लड कंट्रोल करने का काम भी ये करते हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, इनलैंड नेविगेशन होता है और फिश ब्रीडिंग के लिए भी इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। दीज आर द फंक्शंस विच डैम्स यूज्ड। द बिगेस्ट डैम्स इन इंडिया इज टिहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर। सबसे बड़ा डैम माना जाता है भागीरथी रिवर पर। हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज ऑल्सो एक भागरा डैम ऑन सतलुज रिवर। यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर हियर। लॉन्गेस्ट डैम के रूप में हीराकुद डैम को महानदी रिवर पर जो बनाया गया है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमने बात की कि जो डैम्स है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं, लेकिन जहां पर भी ये डैम्स बनाए गए हैं ये कंट्रोवर्सी का कारण बने हैं। क्यों? ये रेगुलेटिंग और डैमेजिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिवर्स के फ्लो को चेंज करने का काम करते हैं, इस कारण से उनके नेचुरल फ्लो को बाधित कर देते हैं ये। और एक्सेसिव सेडिमेंट्स का जो रिजर्व होता है बॉटम में होने लगता है, उस फ्लो को भी ये चेंज कर देते हैं। इट कंट्रोल्स द माइग्रेशन ऑफ एक्वेटिक फोना। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीवन होता है, उनके माइग्रेशंस को भी ये नियंत्रित कर देते हैं। इट मेक्स सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। यही कारण है कि इनके फ्लो को चेंज करने के कारण जो इनमें वेजिटेशन पाई जाती है वो भी सबमर्ज हो जाती है वाटर्स में। इट लीड्स लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। जहां पर भी ये डैम्स बनाए गए बड़ी मात्रा में कम्युनिटीज को वहां से डिस्प्लेस किया गया उस एरिया को डैम्स के लिए यूज करने के लिए। हैबिटेट को, मिलियंस ऑफ फ्लोरा एंड फोनास का जो हैबिटेट है वो वहां पर डिस्ट्रॉय हुआ है। ये भी एक मेन कारण रहा है इनकी कंट्रोवर्सी का। इट लीड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कंटिन्यूअस इरिगेशंस के कारण। अब बेनिफिशरीज क्या है? हु आर द बेनिफिशियर्स? इनसे जो बेनिफिट ले रहे हैं इन डैम से वो कौन पीपल है? लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े किसान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कुछ अर्बन सेंटर्स के एरियाज हैं जो इनका बेनिफिट गेन कर पा रहे हैं।
अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के हमने फायदे तो देख लिए, टूरिज्म को ये बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इनसे हो रहा है, फ्लड कंट्रोल भी हो रहा है, लेकिन वो पीपल जो लगातार डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं इनके कारण, उन पीपल्स का क्या? उनको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है इन डैम्स के कारण। यही कारण है उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में इनका विरोध भी किया है। बिग डैम्स के रूप में हमने एग्जाम्पल देखा पिक्चर्स के रूप में, भाखरा नगर डैम प्रोजेक्ट, हीराकुड प्रोजेक्ट, ये सब फ्लड वाटर को कंट्रोल करते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार एक स्टेटमेंट दी थी, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम्स को इंडिकेट किया गया था। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी को ये बढ़ाते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन व ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी इनके कारण ऑब्जर्व की गई। तो इस कारण से ये हमें बेनिफिशरीज के रूप में देखने को मिले। लेकिन अगर हम ड्रॉबैक की बात करें वो उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक यू कैन ऑब्जर्व विद दिस पिक्चर, माउंटेन से जो रिवर फ्लो हुआ, अब जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर है, डैम्स और रिजर्व्स बनाकर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, डैम्स बनाया गया, रिवर फ्लो को चेंज कर दिया गया। इस तरह से नेचुरल जो फ्लो होता है, और ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स होने शुरू हो गए यहाँ पर डैम्स के वॉल्स के पीछे। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं हमें? ये अफेक्ट बताती है नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स का। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट्स रिवर्स मेकिंग डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फोना एंड माइग्रेट्स। यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना को भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। इरिगेशन पैटर्न चेंज हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ, सबसिस्टेंस फार्मिंग टू इंटेंसिव फार्मिंग यूज हो गई रिजल्टिंग के रूप में। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें बहुत सारे बैड इफेक्ट भी देखने को मिल गए इन सिस्टम्स के कारण। इट ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक, इसके कारण अर्थक्वेक हमें ऑब्जर्व करने को मिल गया। वाटर बोर्न डिजीज हमें इफेक्ट के रूप में देखने को मिली। पोल्यूशन भी इसका एक कारण बन गया है, जो एक बिग प्रॉब्लम बन चुकी है आज के टाइम पीरियड में। डैम्स हैव क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी डेवलप हुए हैं डैम्स के कारण। यही कारण है कि हमें बहुत सारे आंदोलन देखने को मिले, किस रूप में? डैम्स को जो कंस्ट्रक्शन होती है डैम्स की, उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। जस्ट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, ये भी एक एग्जाम्पल है इन कंट्रोवर्सी के जनरेट होने का। यहाँ पर आप मैप में बहुत सारे डैम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो अलग अलग एरियाज में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इंडिया में। वाटर हार्वेस्टिंग, अब कैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर और फ्लड वाटर। बट हाउ, कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज accumulated and the storage of rainwater for reuse on sites। अब रेन वाटर को स्टोर करना जिससे कि हम उसको रीयूज कर सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन में मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। इन टेक्निक्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स अलग अलग एरियाज में जो यूज किए गए हैं, एग्जाम्पल के रूप में आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं। इन हिल और माउंटेन्स रीजन्स, कुल्स एंड गुल्स मेथड वाज यूज्ड। In floodplains just like Bengal, peoples built inundation channels to irrigate their fields. Rooftop rainwater harvesting system also practiced in Rajasthan. Particularly, this water is used as drinking water. In arid and semi-arid regions, agriculture fields were converted into रेन फेड स्टोरेज। यहाँ पर क्या किया गया, एग्रीकल्चर फील्ड को ही रेन फेड स्टोरेज के रूप में डेवलप किया गया और एक खादिन्स यहाँ पर बना दिए गए। जस्ट लाइक इन जैसलमेर, जोर्स बना दिए गए इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अलग अलग एरियाज में इनको अलग अलग नाम से जाना गया टेक्निक्स को। जस्ट लाइक हियर यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर्स, खादिन्स यू कैन ऑब्जर्व हियर, एग्रीकल्चर फील्ड्स एरियाज में इनको डेवलप किया गया था। पार्लर पार्ली,
द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड ऑल्सो यूज अंडरग्राउंड स्टोर वाटर को अंडरग्राउंड स्टोर किया गया और ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स के रूप में इसको यूज किया गया। मेन सोर्स ऑफ वाटर व्हेन अदर सोर्सेज हैव ड्राइड अप, उन रीजन्स में जहाँ पर पानी सूख जाता है, सोर्सेज नहीं रहते, जब पानी सूख जाए उसके बाद इस वाटर को हम यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के रूप में। प्योरेस्ट फॉर्म यहाँ पर वाटर की पाई जाती है। राजस्थान में टैंक्स और टंकाज बनाए गए जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर। ये भी एक मेन सोर्स माना जाता है ड्रिंकिंग वाटर का इन राजस्थान रीगन्स। और यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री वाटर को प्रोटेक्ट किया जाता है, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करके वाटर को यूटिलाइज किया जाता है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं इन वॉल्स को। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑल्सो यूटिलाइज इन मेघालय। मेघालय में बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज किया गया, बम्बूस को पाइप्स के रूप में यूटिलाइज किया गया। अबाउट 80 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, दूर दूर तक इन पाइपलाइंस के थ्रू, बम्बू से बनी हुई पाइपलाइंस के थ्रू वाटर सिस्टम को फ्लो किया जाता है। 18 to 20 लीटर्स वाटर टू द 100 माइल्स ओवर मीटर्स। अब इन सब के एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड विद लेस वाटर। यहाँ पर क्या हुआ, कम पानी से ज़्यादा क्रॉप्स को यील्ड किया जा सका। मेक यूज ऑफ नेचुरल एंड लोकल मटेरियल्स, नेचुरल और लोकल मटेरियल्स से बनाया गया। डू नॉट नीड्स एनी फ्यूल्स और पावर, किसी तरह के भी फ्यूल और पावर की नीड नहीं है। मेंटेन सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम, सॉइल इरोजन कंट्रोल किया गया। सेव्स वाटर फ्रॉम अलाउिंग वाटर टू ड्रिप स्लोली, यहाँ पर वाटर को सेव किया गया स्लोली, धीरे से बेस ऑफ द प्लांट्स में, डायरेक्टली प्लांट्स के बेस तक पहुंचाने का काम किया गया वाटर्स को। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर हम बात करें तमिलनाडु का, फर्स्ट स्टेट मानी जाती है जहां पर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया गया था इंडिया में। लीगल प्रोविजन इसको दिया गया बाद में। तो ये एक मेथड माना गया है तमिलनाडु यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की। वाटर एक ऐसी बेसिक नीड है जिसके लिए स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी देखने को मिले हैं, जस्ट लाइक कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। डिस्प्यूट्स हैव बीन स्टार्टेड सिंस 1870s। यहाँ पर 1870 से ही ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स मैसूर एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के रूप में यमुना रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी हम देख सकते हैं अमंग यूपी, हरियाणा और दिल्ली के बीच में। गोदावरी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स वी कैन ऑब्जर्व इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स। तो वाटर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इसके लिए डिस्प्यूट्स भी हमें ऑब्जर्व करने को मिले हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, जस्ट लाइक इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओनली स्टेट्स ही नहीं बल्कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी ये वाटर डिस्प्यूट्स हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाएंगे। कोसी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वी कैन ऑब्जर्व हियर। ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना is also an example of this disputes. अब रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया कौन कौन से यहाँ पर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ये आप इस मैप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैप्स के थ्रू पता चल जाएगा किस तरह से ये लिंकिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं इंडिया में। अब क्या टारगेट है इन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का? ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सरप्लस टू वाटर डिफेक्ट्स। यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्लस है, मींस एक्स्ट्रा वाटर है, उन डिफेक्टेड एरियाज में जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर इनको हम आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की नीड होती है हमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। डिसऑर्डर ऑफ फिजिकल सेटिंग, डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा एक फिजिकल सेटिंग के रूप में। कॉजेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इसके कारण नेचुरल डिजास्टर्स भी क्रिएट हो सकते हैं।
इरिपेरेबल डैमेज भी हो सकता है जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो बार बार इकोसिस्टम से। हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस भी हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाएगी इनके डिसएडवांटेजेस के रूप में। वाटर वॉर्स हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दिए गए हैं ये पिक्चर्स। यहाँ पर वाटर टैंकर्स टू डाई फॉर, वाटर टैंकर्स, पब्लिक टैप्स, मध्य प्रदेश रियोट स्पोर्ट्स, जीवन मालविया, वाइफ सीताबाई, सो एंड सन राजू वर किल्ड। ये एक न्यूज़ है, रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट जो कि आपको बताती है कि किस तरह से वाटर रियोट्स भी हमें देखने को मिली हैं वाटर्स की प्रॉब्लम्स के कारण। तो एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि किस तरह से वाटर को लेकर वॉर भी हुई है, स्टेट्स और कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हुए हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी है कि अब हमें वाटर को सेव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सिचुएशन लगातार बनी रहेगी। अब हमने हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत सारे देख लिए अपने एंशियंट टाइम पीरियड से जो चले आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे उन टॉपिक पर जो कि इस साल के सिलेबस में 24-25 के सेशंस में सीबीएसई ने ऐड किए हैं। जस्ट लाइक अटल बहुजल योजना ऐड की गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी ऐड की गई है इस बार के सिलेबस में। नर्मदा बचाओ आंदोलन को चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस किया गया है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्स के रूप में। इस वीडियो में आपको इन कॉन्सेप्ट्स का प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगा। जस्ट लाइक अटल बहुजल योजना, ये योजना क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ले डाउन किया गया था टू ऑन द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू एंड इम्प्रूव एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा यूज़ किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया एंड लुक्ड ओवर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशंस, विच इज़ नाउ नोन एज जय शक्ति मिनिस्ट्री के नाम से अब इसको हम जानते हैं। हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्कीम विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। इसमें हाफ जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गवर्नमेंट का होगा और बाकी लोन के थ्रू, वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया गया है उसके थ्रू फंड इसमें अरेंज किया गया है। ये एनकरेज करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस को। 50% मनी गवर्नमेंट का है और बाकी ग्राम पंचायत एंड स्टेट्स एज इनएक्टिव्स एंड अचीविंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट टारगेट्स। दिस स्कीम इज बीइंग टेकन अप 88,353 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत ऑफ हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम्स के, institutional strengthening and capacity building components and incentive components for in continuizing the states. Post the data for Central Groundwater Board report regarding groundwater depleting। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले रिपोर्ट रेडी की जाती है, उसके बाद अलग अलग एरियाज में ग्राउंड वाटर के जो डिप्लेशंस है उसको रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। अटल बहुजल योजना के रूप में इसको जाना जाता है। मेन प्रायोरिटी दी गई है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को। 2 मेजर टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर इसमें यूज किए गए हैं, जस्ट लाइक एलुवियल एंड रॉक एक्वाफायर्स। प्रायोरिटी के रूप में स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी स्टेट्स यहाँ पर ऑब्जर्व की गई हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज स्टेट रिप्रेजेंट अबाउट 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ये स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन भी होता है और क्रिटिकल कंडीशंस हैं यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल की। इसमें कम्युनिटीज़ को साथ लाने का भी एक टारगेट रखा गया है। अटल बहुजल योजना का गोल हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इसका मेन टारगेट माना जाता है। फंडिंग हम देख सकते हैं, यहाँ पर फंडिंग भी अरेंज हुई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका स्कोप है स्टेट स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, एनहांसिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसका गोल है। इम्प्रूविंग वाटर यूजेज एफिशिएंसी, वाटर यूजेज एफिशिएंसी को भी बढ़ाने का काम किया गया है। स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसके लिए मेजर डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया।
अलग अलग एक्टिविटीज प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि संचय योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रूप में इसको हम इंडिकेट करते हैं। ये लॉन्च की गई थी 2015-16 में। फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन इसमें टारगेट किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें हर ड्रॉप पर, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम वाटर सिस्टम से अरेंज की जा सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये एक लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो मेजर स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। डैम्स स्पिलवे डिस्चार्जिंग कैपेसिटी यहाँ पर हाईएस्ट मानी जाती है, थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। द डैम्स विल बी द थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम्स। यहाँ पर कंक्रीट डैम्स को डेवलप किया गया इंडिया में। हिमाचल, लेखवर, उत्तराखंड, यहाँ पर ये एरियाज इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट के साथ अलग अलग डैम्स का यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया गया है। चाइना, ब्राज़ील यहाँ पर 2 अदर रीजन्स के रूप में शो किए गए हैं। ये रिजर्वर्स है जो आप आंकड़ों में देख सकते हैं। दीज आर द लेटेस्ट सेंसस रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। So students, you can observe this part very carefully. You can observe the latest changes in the water resources chapter by CBSE also with the help of this video. So observe this video very carefully and try to clarify your all difficult concept with the help of this video. Till then, thank you.